इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम आज जानने वाले हैं हाउ टू हैंडल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन सीए फाउंडेशन लॉ पेपर। वैसे तो ये सीए फाउंडेशन लॉ पेपर वालों के लिए बनाया गया वीडियो, लेकिन कई और भी एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे कि पीसीएस या फिर हमारा क्लैट वगैरह। इस तरीके के एग्जाम में ये काम आ सकता है। आप देख सकते हो उनका लिस्ट दिया हुआ है। जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, सिचुएशन दिया हुआ होता है, सिचुएशन के साथ साथ आपको एक एडवाइस मांगा जाता है या आपसे पूछा जाता है कि इसमें डिसीजन क्या हो। जो भी डिसीजन आप दे रहे हो उसको आपको सपोर्ट करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन को क्यों पूछा जाता है और कैसे हैंडल किया जाए, ये हम आज जानना चाहते हैं। तो हमारा पार्ट 1 जो है वो है वाई केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हमसे ये केस बेस्ड क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। सीधे सीधे भी पूछ सकते थे, फिर एक सिचुएशन देकर, एक कहानी सुनाकर हमसे सवाल क्यों पूछा जाता है। तो इसका कई स्टूडेंट्स लोगों का भी मानना है कि सर ये सीधा होता तो हम ज़्यादा बेहतर दे सकते थे, ये केस में था तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पहला सवाल को हम जो हैंडल कर रहे हैं वाई, उसका जो जवाब में थ्योरी टू प्रैक्टिस का ये जो प्रचलन है कि हमने कुछ सीखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसको हम रियल वर्ल्ड में लगा पाते हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि लॉ में सिचुएशंस कुछ भी हो सकते हैं पैदा इन रियल वर्ल्ड, जो कि कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो वहां पर किताबों में पहले से कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ उसको अलाइन किया जाता है ताकि एक सही डिसीजन पे पहुंचा जा सके। कभी कभी जब अलाइन नहीं होता है तो आप उनको एक नए केस के तौर पे देखते हो, अनप्रेसिडेंटेड केस, मतलब ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था और आज ये पहली बार फैसला सुनाया जा रहा है। मगर हम जो क्वेश्चन पाते हैं वो जो यूजुअली उसका प्रेसिडेंट होता है, यानी पहले से हो चुका होता है, और हमको कोई रिलेटेड केस, कोई फेमस केस के बारे में बोलना होता है। किताबों से रियल वर्ल्ड तक जाने का जो कहानी है, यही है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ए पार्सल ऑफ स्वीट्स हैज बीन ड्रॉप्ड एट योर एड्रेस बाय मिस्टेक। किसी ने गलती से आपके यहाँ एक मिठाई का डब्बा दे दिया और उस पर उसका डेस्टिनेशन, यानी कि वो जो जहाँ जाना चाहिए था, वो उसका एड्रेस भी मेंशन है। आप क्या करो? पहला ऑप्शन आपके पास है, पार्सल को रख लो, आराम से खोलो, खाओ, मजे करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि पता नहीं किसका क्या पार्सल है, मिठाई विठाई हमारा तो है नहीं, उठा के फेंको इसको, डस्टबिन में डाल देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि पैनिक कर गए, कौन लाया, बॉम्ब बॉम्ब तो नहीं है, पुलिस को फोन लगा दिया, भाई पैकेट आ गया, गलती से ले जाओ। और चौथा ऑप्शन है कि सेंड द पार्सल टू इट्स ओरिजिनल डेस्टिनेशन, यानी कि जहां पर आपने एड्रेस देखा हुआ है, आपको एड्रेस पता भी है, कुछ एफर्ट लगाओ, खर्चे करो, कुछ तेल उल जलाओ और जाके उसको दे आओ। तो अब इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसमें से जो सही आंसर होगा, ये मोस्टली आप सभी इसको गेस कर सकते हो। ये कोई ऐसे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आंसर जो है कि इस पार्सल को उसके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उसका एड्रेस लिखा हुआ है। अब ये डिसीजन हमने दे दिया और आपने सही डिसीजन भी दिया है, बट क्या मार्क मिल जाएगा इस पे? डिसीजन विदाउट एनी सपोर्ट इज जस्ट एन ओपिनियन, यानी कि अगर आप कोई डिसीजन देते हो जो कि सपोर्ट के बगैर खड़ा है, वो मतलब उसको कोई आपने लीगल सपोर्ट दिया नहीं, आपका एक विचार रह जाएगा कि आप ऐसा समझते हो। सपोर्ट क्या होता है? इसके लिए हम यूज करते हैं द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि हम क्वेश्चन को सीधे नहीं पूछ के उल्टे तरफ से पूछे हैं। ओके, अभी अगर ये सीधे ढंग से पूछा जाता यही क्वेश्चन, तो ये क्या होता? ये सवाल होता इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, explain the following: a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. The requirement of the question: case based questions are indirect question. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को वो सीधे नहीं पूछा गया है, हमको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट चेक योर नॉलेज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। हम लॉ के प्रोविजंस क्या क्या है इस केस के साथ जुड़ा हुआ, कानून क्या बोलता है। एंड दे टेस्ट द नॉलेज, कैंडिडेट्स नॉलेज एज टू, खासकर इन चीजों को वो जानना चाहते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ हम उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला आप देखोगे द केस इज रिलेटेड टू विच एक्ट, ये आपको जो क्वेश्चन है वो जानना चाहता है, पहली बात। मगर इंटरेस्टिंगली ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा होता है, तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट जानना चाहेंगे कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। जैसे हमने अभी देखा कि
अगर आपको गलती से कोई सामान मिल जाए तो आपको उसको सही ठिकाने पे पहुंचाना है। तो ये किस चैप्टर में, ये लॉ का कौन सा प्रोविजन है, किस चैप्टर से इसका ताल्लुकात है, किससे ये जुड़ा हुआ है। तीसरा हम ये जानना चाहते हैं कि लीगल डिटेल्स लाइक पॉइंट ऑफ लॉ, कौन सा सेक्शन है, इसमें कानून के और क्या क्या प्रावधान है, क्या सब क्लॉजेज हैं, ये आपको समझना होगा और इस सिचुएशन को देखकर आंसर देना होगा। अभी फोर्थ में चलते हैं। यहाँ पर आपको लीगल मैक्सिम्स वगैरह कुछ जुड़े हुए हैं। लीगल मैक्सिम्स होते हैं जो कि हमेशा सच माने जाते हैं। जैसे हम एक कंसेंसस एड इडम बोलते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब दो लोग एक ही चीज को एक तरीके से समझ रहे हो, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी नहीं अंदर आ सकता। तो ये सब मैक्सिम्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो ये केस स्टडी है वो किसी मैक्सिम से जुड़ा हुआ है। एंड जो फिफ्थ है वो है कि कोई अगर फेमस केस लॉ अब केस सिचुएशन के साथ जुड़ा है तो उसको आप मेंशन कीजिए। जैसे कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड 1893, ये जो केस है ये आपके शायद इस सिचुएशन से जुड़ा हो। इस तरीके से और भी बहुत सारे केस स्टडी हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। पार्ट 2 में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब अगर क्वेश्चन आ गया है, हमको पता है वो क्यों आया है, अब हम उसको हैंडल करना चाहते हैं। सो हाउ टू हैंडल केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे, और इस दौरान ये समझेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। हमारा एग्जाम्पल एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आ चुका है। X aged 17 years borrowed a loan of rupees 50,000 for personal purposes. Few months later, he had become major and denied to pay back the amount borrowed on due date. The lender wants to file a suit against X, referring to the Indian Contract Act 1870 to advise the lender the consequences of filing such suit. तो अभी ये जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अक्सर हम इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मगर इंग्लिश को समझने में हमको थोड़ी परेशानी होती है। हम वो लीगल टर्म्स भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और जिस तरीके से क्वेश्चन को पेश किया जाता है या बुक में भी कई सारे केसेस लिखे होते हैं, वो थोड़ा समझने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हम इस केस को पहले बढ़िया से डिकोड करते हैं। आंसर का स्ट्रक्चर हम तैयार ऐसे कर रहे हैं कि उसमें फैक्ट ऑफ द केस हमको मेंशन करना है। मतलब हमने जो क्वेश्चन अभी पढ़ा उसमें क्या फैक्ट है उसको हम कम शब्द में कुछ प्रिसाइज कंसाइज करके हम लिखेंगे। फिर हम इसमें बताएंगे कि इसमें मुद्दा क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, क्या झगड़ा है। जब भी केस होगा तो दो पार्टी होंगे तो आपस में उलझेंगे, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट जरूर होगा। फिर तीसरा आएगा कि उसमें क्या डिसीजन दिया गया। लास्ट है वो है कि आपका डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो हम एक बार आपसे विजुअली आप देख सकते हो। फैक्ट्स, इसमें ट्राई टू कम्प्रीहेंड ऑल माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द केस। केस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ चीजें ऐसी लिखी होंगी जिसमें कि आपका आंसर बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। मतलब जो वो चाहता है, जानबूझ के कुछ ऐसा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन सेटर में कि आप उसका उल्टा जवाब दे रहे हो। उसमें जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होता सिचुएशन अगर यूं होता तो आप क्या करते, तो उसको भी आपको लिखना होता है। कभी कभी ना भी पूछे तो भी लिख देना होता है, क्योंकि उसका एक एक्सेप्शन या कॉन्ट्राडिक्शन बहुत फेमस होगा उस लॉ का। तो आप ध्यान से उस क्वेश्चन को पहले पढ़ें। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है वो है कन्फ्लिक्ट को मेंशन करना, यानी कि इसमें पता लगाना कि ये जो पार्टीज हैं वो दोनों किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं। देन आपको डिसीजन दे देना है केस का, और सपोर्ट मेंशन करना है कि ये आपने जो डिसीजन दिया उसका आधार क्या है। फिर इस 4 स्टेप में हम अपना आंसर पूरा करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि ये 4 स्टेप जो हमारे आने वाले हैं, इनको हम किस तरीके से एक एक स्टेप को कैसे हैंडल करते हैं। लिसनिंग, यानी कि पहले आप इस केस को ध्यान से पढ़ें। पढ़ना भी एक लिसनिंग स्किल में जाता है। आप इस चीज को ध्यान से सुन रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छे लिसनर कौन होते हैं सोसाइटी के, हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें सबसे अच्छा सुनता कौन है, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सब के सब सुनने में बड़े माहिर होते हैं।
ये डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे प्रोफेशनल लोग बड़ा अच्छा सुनते हैं। आप भी इनमें से एक बनने वाले हो, तो आपको सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। तो हम लोग पहले सुनने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला काम आता है लिसन, यानी केस को पढ़ो और समझो। लिसनिंग में क्या है, इस केस को फिर से हम दोबारा पढ़ लेते हैं। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा हम चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो हम इसको विजुअली देख लेते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो कि कुछ 17+ साल का है, तो किसी से मांगता है कि आई नीड 50,000 फॉर माई स्कूल फी। अब यहाँ मैंने स्कूल फी मेंशन किया है, क्वेश्चन में था पर्सनल पर्पसेस, कुछ भी हो सकता है। जो एक उसका लेंडर है उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो पैसे दे देता हूँ, 6 महीने में लौटा देना, 2,000 इंटरेस्ट भी दे देना। यहाँ ये क्वेश्चन को आपको बेहतर समझने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि 2,000 इंटरेस्ट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए दिया गया है कि इस तरीके से कुछ एक एग्रीमेंट बन जाता है, जिसमें एक लड़का जो है, जो भी 18 साल का नहीं हुआ है, वो लोन मांग रहा है और दूसरा आदमी उसको लोन दे रहा है। कुछ दिनों के बाद ये मेजर बन जाता है। मेजर का मतलब हमारा आर्मी वाला नहीं, मेजर का मतलब 18 साल ऊपर हो जाता है इसका, इस लड़के का। तो ये लेंडर उससे मांगने आता है पैसा 6 महीने के बाद ड्यू टाइम पे कि मेरा पैसा लौटाओ। ये बोलता है कि सॉरी, मैं तो नहीं दे सकता। अब चौंकने की बारी है लेंडर के कि यार तुमने पैसा लिया, मैंने तुम्हें हेल्प किया, अब तुम मना कर रहे हो, मेरा पैसा लौटाओ। तो बोलता है कि यू आर ग्रोन अप नाउ, यू कैन श्योर पे मी। पहले तुम बच्चे थे, कोई बात नहीं, अब तो आप 18 साल से ऊपर के हो, अब तो पेमेंट कर दो। ये लॉजिक हर कॉमन मैन का होता है कि हाँ भाई आप तो दे सकते हो, पहले नहीं था कोई बात नहीं। तो इसने भी वही लॉजिक यूज किया। वो बोलता है कि मैं जब आपसे लोन लिया था तब तो मैं माइनर था, ठीक, आई वॉज अंडर 18 व्हेन आई बोरोड। ये है, आप ध्यान से देखो, ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब कि एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा जो है उसको काउंटरैक्ट कर रहा है, यही है कन्फ्लिक्ट यहाँ पे। और इस कन्फ्लिक्ट को अब हमें समझना है कि लीगली ये बातें क्या हो रही है, और हमको इनको लिखना भी है। तो ये जाता है लॉयर के पास, तो बोलता है वो लड़का जो है अब मेजर बन चुका है, मगर मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है। अब लॉयर को तो पता है क्या होने वाला है, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये लोग थोड़ा सा फ्यूचर देख पाते हैं, सामने वाले का क्या हासिल होने वाला है। तो लॉयर जो है बोलता है ठीक है ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, समझा रहा हूँ, तुम बड़े इमोशनल दिख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या लॉ है। तो अब देखते हैं कि वो लॉयर उसको क्या समझाता है। तो स्टेप 2 है, इस केस को अब चलो डिकोड करते हैं। आपको प्रोविजन सारे पता हैं, यहाँ पे सारे प्रोविजन नहीं लिखने हैं, नहीं तो अब पूरा का पूरा पहाड़ उठा के नहीं लाना है। संजीवनी बूटी अगर आपको लाना है तो सिर्फ जो जरूरी है, जो जिन जड़ी बूटियों की जरूरत है, बस उनको लाना है। मतलब कि केवल रेलेवेंट चीजों को आपको आंसर में लिखना है, पूरा का पूरा किताब नहीं छाप देना है लॉ का। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है डिको, मतलब इस केस को अब आप तोड़ो लॉ के तरीके से। देखते हैं कि क्या डिकोडिंग करना है। इस केस को चलो हमने डिकोड किया है और इन 5 बातों में इनको तोड़ा है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिलोंग करता है। दूसरा ये आता है चैप्टर 2, अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से रिलेटेड। ये अदर एसेंशियल में बाकी चीजें भी हैं, जैसे कि प्री कंसेंट है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है, मगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 2 का कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से रिलेटेड ये केस है। तीसरा हमने डिकोड किया, ये जो लॉ है ये रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट विथ ए माइनर है, जो कि सेक्शन 11 में खासकर मेंशन किया गया स्पेसिफिकली। अब हम जाएंगे कि लीगल मैक्सिम कोई है, कोई ऐसा है जो सच हर समय उसको माना जाए। तो हाँ, ये एक मैक्सिम है यहाँ पर कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है, इट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी एकदम शुरू से ही वॉइड है। ये हो गया लॉ का एक और हिस्सा जो हमको मेंशन करना है। और जो आखिरी हिस्सा है वो है कोई रिलेटेड केस है, एक बहुत ही फेमस केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। वैसे है इस ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष को भी समझाएं, उसके लिए आप सेपरेट वीडियो है, आप उसको लिंक से आप उस तक जा सकते हैं। तो ये जो हाउ का पार्ट 2 में चलते हैं।
डिसाइड फॉर द केस। आपको अब केस का डिसीजन देना है। आप हाँ ना में जवाब दे सकते हो, लेकिन देखते हैं कि इतना आसान तो होगा नहीं। तो जवाब देने के लिए हमको करना क्या है, अब डिसाइड कर। कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। लॉयर समझाता है कि इफ यू सू हिम यू विल लूज। पहली बात तो कि अगर आप केस करते हो तो आप हार जाओ, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ आपने बनाया है वो एब इनिशियो, वो शुरू से ही वो वॉइड है। वॉइड का मतलब हुआ कि कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं दे सकता। ये तो बड़ा झमेले वाला बात है। ये जानना चाहेगा कि भैया बताओ कैसे नहीं हो सकता, मैंने पैसा दिया, अब उसके पास पैसे हैं भी और वो कोई माइनर भी नहीं है, क्यों नहीं देगा? हम केस क्यों हारेंगे अगर हम कोर्ट में जाएंगे? तो अब इसी को हमने कहा था सपोर्ट फॉर योर डिसीजन। अगर आपने कोई डिसीजन दिया है तो आप उस डिसीजन को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो सपोर्ट अब आने वाला है, नॉर्मली जिसको कि असली क्वेश्चन का आंसर यहीं छुपा हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब ये आप उसका जवाब दे रहे हैं, जिसके ऊपर आपको मार्क मिलने वाला है। तो सबसे पहला सपोर्ट है, सेक्शन 11 बोलता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified for contracting by any law to which he is subject। यानी कि सेक्शन 11 तीन लोगों को मना करता है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। कौन है ये तीन लोग? एक जो कि अंडर एज का है, 18 से नीचे का है, एक अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं आ सकता है, ओके, और एक ऐसा है जो कि स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड है, जेल में सजा पा रहे हैं, कोई इंसॉल्वेंट है, जो दूसरे देश के हमारे एम्बेसडर वगैरह हैं। इन सब से आप मत करो कोई कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं दे पाएगा। ये तीन लोग हो गए। यानी कि सेक्शन 11 हमको एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर रहा है। तो चलो ठीक है भाई, सेक्शन 11 हमारे सपोर्ट में खड़ा है कि आपका डिसीजन सही है कि इस बच्चे पे केस नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है। तो हमको और भी कुछ सपोर्ट रिलेटेड कुछ बातें हमको बोलनी हो। अब दूसरा जो है सपोर्ट हमारा, वो है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। एक माइनर से अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो क्या क्या कानून आप पे लागू होता है, वो अब हमको मेंशन करना है। क्योंकि आपके मन में अभी भी बहुत सारा सवाल रहेगा कि चलो ठीक है, माइनर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई बात नहीं, मगर पैसा तो दिए हैं, पैसा तो मिलना चाहिए। तो सबको पता है कि हमने पैसा दिया हुआ है, तो हमको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। या फिर ये बड़ा हो चुका है, वो कैपेबल है तो अब तो दे सकता है, या ऐसा कर सकता है कि एक नया एग्रीमेंट साइन कर दे बड़े होने के बाद, और वो एग्रीमेंट के तहत हमको लौटा दे हमारा पैसा कि हाँ ठीक है चलो, पुराना वाला एग्रीमेंट वैलिड नहीं था, कोई बात नहीं, मैंने पैसा लिया था, एक नया एग्रीमेंट कर लेते हैं, उस पर साइन कर देते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत तो हमें हमारा पैसा लौटा देगा। ये बहुत सारी चीजें हमारे मन में है, तो उन सबको भी हमको क्लियर करना है। क्वेश्चन ने पूछा नहीं आपसे, आपने तो डिसीजन दे ही दिया। हर कोई यही सोचता है कि हमारा तो क्वेश्चन का जो केस स्टडी था उसका डिसीजन हो गया और हमने सेक्शन 11 मेंशन भी कर दिया। कई बच्चे ये सोचते हैं और इससे वो समझते हैं कि आंसर जो है उनका कंप्लीट हो जा रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। छोटी छोटी बातें और भी हैं जो कि हमें बिना पूछे भी बतानी होती है। अगर आप आईसीआई का खुद का आंसर चेक करोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि जितना वो पूछा है उससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पहला जो है, किसी भी बच्चे के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनर, तो ये वॉइड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है अब नहीं टिकेगा। दूसरा आता है कि अगर कल को बड़ा होने के बाद वो बोलता है कि चलो मैं फिर से उसी कागज पे साइन कर देता हूँ, अब तो मेरा एज 18 हो गया, तो हम लोग पार्टीज थे तो मैं चलो साइन कर देता हूँ, इसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि काम होने के बाद उसका अप्रूवल दे देना कि हाँ चलो ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, अब मैं साइन कर देता हूँ, मैं मेजर हो चुका हूँ। तो कैसा कर सकते हैं? तो यहाँ फिर लॉ कहता है कि इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवाइव ड्यू टू लैक ऑफ कंसिडरेशन। आप जो है पुराना कॉन्ट्रैक्ट को आप रिवाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। अब ये कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। हम बोलेंगे कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो बना वो उसमें कंसिडरेशन का अभाव है। मतलब एक आदमी बोल रहा है कि मैं आपका पैसा लौटा रहा हूँ 50,000, और दूसरा आदमी एक्चुअली कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब
कि जिसने मनी लेंड किया है वो तो बच्चे को दिया है, इसको तो दिया नहीं है, तो मेजर हो चुका है। और अब ये मेजर बोल रहा है कि मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, जो कि उसने कभी लिया ही नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चे ने लिया है। यानी कंसिडरेशन यहाँ नहीं है। मतलब अगर ये वो साइन कर भी दे तो उसके बदले में लेंडर उसे कुछ नहीं दे रहा है, और बिना कंसिडरेशन के सेक्शन 25 कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो अगर रेटिफिकेशन हो भी जाए, यानी कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद उसी एग्रीमेंट पे फिर से साइन कर दे, तो भी इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद आते हैं माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर हमेशा, उसको ये बेनिफिट होता है कि वो बोल सके कि सर मैं तो माइनर था, मैं क्या करूं, या मैं माइनर हूं, मैं कैसे दूं। Minor cannot be convicted even if he has taken any loan or came into any contract by falsely representing that he is a major। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप उस पर कोई भी ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लागू कर सकते कि उसने झूठ बोल के कि मैं माइनर नहीं हूं। अगर वो ठगता भी तो भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस एक्ट में। और यहाँ तो उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। इस केस में जो हम क्वेश्चन देख रहे थे तो वहां पे ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि वो झूठ बोल के फॉल्सली खुद को रिप्रेजेंट किया हो, वो भी नहीं था। अगर होता भी तो भी ये वॉइड होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत दूसरे में नहीं टॉट बन सकता है इस बच्चे के ऊपर, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप ये उस बच्चे के साथ किया हुआ इस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि तूने झूठ बोला था इसलिए मेरा पैसा लौटा, ये भी नहीं बोल सकते आप। और अल्टीमेटली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई इन सच केसेस। बच्चे के ऊपर रेस्टिट्यूशन भी नहीं होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारा जो कोई बेनिफिट होता है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही शेयर कर लिया है, मतलब कि हम कुछ माल आपको भिजवा दिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो जो भी आप सामान पाए हो या तो लौटा दो या फिर उसका कीमत लौटा दो, इसको रेस्टिट्यूशन। तो माइनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी रिसीव्ड इफ ही हैज ऑलरेडी स्पेंड द मनी। और अगर वो पैसा जो आप उस माइनर को दिए वो खर्चा कर दिया है तो आपको लौटाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये सारे लॉ जो आप चारों देख रहे हो ये सपोर्ट में खड़े हैं इस बात के कि आप उस बच्चे पे केस नहीं कर सकते, भले वो बड़ा हो चुका है, लेकिन अब आप उस पर केस नहीं कर सकते। तो ये चार चीजें हमको वहां पे अपने आंसर में मेंशन करना होता है। तो ये क्या क्या हो गए हमारे ये चार चीजें, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ये हो गए हमारे चार पॉइंट। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। 2 में है नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। 3 में माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। एंड 4th में है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई इन सच केसेस। मतलब अब तक अब हमारा क्लाइंट समझ चुका है कि हम ये केस नहीं कर सकते। तो वो पूछता है कि क्या सारा रूल एक मेजर के खिलाफ है। तो यहाँ ये सवाल पूछा नहीं गया था आपसे, पर इसको आप एज्यूम करो और आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। इसी सवाल का जवाब आप आईसीआई की अगर साइट पे चेक करोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि क्या ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पे उस मेजर के यानी जिस लेंडर के फेवर में है। तो हाँ, ये भी हमको मेंशन करना है। लॉयर बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लॉ तो मेजर के फेवर में भी है। क्या है मेजर के फेवर में? तो लॉ फेवरिंग ए मेजर अगेंस्ट अ माइनर, विस अ माइनर। क्या क्या है तो चलो देख लेते हैं। पहला, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। अगर किसी जरूरत के लिए एक माइनर को सेक्शन 68 के तहत अगर कोई आदमी कुछ देता है, ठीक है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू ए माइनर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये कानून इसको मानता है। और इस एग्रीमेंट को यानी कि इस तरीके का जो एक्ट है इसमें उस पर कानून जो है इस आदमी का खर्चा को उसको बोलता है कि इसको वापस कर। बच्चे के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगा, उसके स्टेट में यानी उसके पास कोई संपत्ति है तो उससे ये सारा चीज उसको जो भी खर्चे के लिए दिया होगा मेजर लौटाया जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना है कि वो सिर्फ उसके नेसेसिटीज के लिए पे किया हो, लग्जरीज के लिए नहीं। और ऐसा कोई नेसेसिटी के लिए भी ना पे करे जो ऑलरेडी उस बच्चे के पास है, तो इसको बोलते हैं क्लेम फॉर नेसेसिटीज। ये पहला रेमेडी है
जो कि एक मेजर के पास है, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे इस केस में ये रेमेडी भी नहीं है क्योंकि वो नेसेसिटी के लिए दिया ही नहीं है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट होता है सिविल रॉन्ग, यानी कि कुछ ऐसी गलती जिसको कि हम लोग एक क्राइम के तौर पे लेते हैं, मगर वो सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, किसी का मर्डर वगैरह नहीं, मगर एक नेग्लिजेंस, किसी को हार्म करना। अगर बच्चे ने ऐसा जानबूझ के किया है तो उसका उसको सजा मिलेगा। जैसे कि वो किसी से बाइक लेकर आया मांग कर कि मैं कॉलेज जाऊंगा या चलाऊंगा थोड़ा बहुत, और अपने किसी और दोस्त को दे दिया और दूसरा दोस्त उसको रेकलेसली कहीं पे लेकर ठोक दिया, तो इसको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। मगर कॉन्ट्रैक्चुअली आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि टॉर्ट में अगर वो झूठ बोल के ले तो वो एक फ्रॉड है, फ्रॉड के तहत उस पर जो केस चलेगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। यहाँ भी हमको कोई रेमेडी नहीं मिला मैंने हमारे इस केस में। और तीसरा जो है एक प्रावधान है जिसमें कि अगर एक बच्चा मॉर्गेज करके कुछ हमसे कुछ ले जाए या फिर हमसे लोन में पैसे ले जाए और वो पैसे को खर्चा नहीं किया है, उसके पास अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो हम उससे रिकवरी कर सकते हैं क्योंकि वो पैसा अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ ये एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ माइनर होता है, मतलब कि वो बच्चे से आप ऐसे तो पैसे वसूल नहीं सकते हो, लेकिन अगर वो पैसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है तो आप ला सकते हो। यहाँ वो भी नहीं है, यानी कि ये तीनों जो फेवर करते थे मेजर को, तीनों प्रावधान ये इस केस में मौजूद नहीं है। तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ? फाइनल डिसीजन हुआ कि आप पैसा नहीं पाओगे, केस करके कोई फायदा नहीं होगा। अब हम स्पेशली ये लीगल मैक्सिम को अलग से समझा देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विथ ए माइनर एज अगेंस्ट द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। आप माइनर के खिलाफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि जिसमें उसका कोई लाइबिलिटी हो। दूसरा, वो इस केस सपोर्ट में है नहा मोहरी विवी वर्सेस धर्मदास घोष, ये केस सपोर्ट में है। और इस केस को जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लिंक है नीचे, आप जाके देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एक अलग वीडियो में मेंशन किया गया है। एंड लास्ट आते हैं पार्ट 3, फाइनल ड्राफ्ट आंसर का चेक करते हैं। तो जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया इनको अब आप एक लाइन में लगाओ, एक शेप दो। तो ये इतना बड़ा आंसर है, ये आप पॉज करके देख सकते हो। केस फैक्ट आपको पहले समझा देना है, फिर कन्फ्लिक्ट को समझाना है। कन्फ्लिक्ट है कि माइनर देना नहीं चाहता, वो मेजर हो चुका है लेकिन पैसा नहीं देना चाहता। पॉइंट ऑफ लॉ सेक्शन 10 तो पूरी तरह बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सेक्शन 11 बोलता है कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और वो माइनर के जितने भी रूल्स हैं वो आप मेंशन करो। यहाँ सेक्शन 68 को भी मेंशन करना है, जहाँ पर कि अगर कोई नेसेसिटीज माइनर को प्रोवाइड किया गया है तो वो नेसेसिटी आपको वापस मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, फिर आप वो एडवाइस दे देते हो और रिलेटेड केस के बारे में मेंशन करते हो और केस को भी मेंशन करते हो। मौरी विविधर और धर्मदास घोष में क्या हुआ था ये आपको मेंशन करना होता है। थैंक यू।